Good morning, everybody. So we are doing UPSC Prelims Extra Edge series. इस सीरीज में हमने जो पहले सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो पॉलिटी किया है एंड इन दिस सीरीज वी विल कवर ऑल द सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 ताकि आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इफ यू कवर दीज टू सब्जेक्ट्स विच आर वेरी टेक्निकल, लॉजिकल, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं both in terms of factual understanding as well as logical analytical understanding है आपको इन subjects की, then you will easily be able to clear the cutoff because you can easily score 50 marks in these two subjects based on the past years। अगर हम पैटर्न एनालिसिस करें तो पॉलिटी के क्वेश्चंस फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों सॉल्व किए जा सकते हैं। इफ यू अटेंड दीज लेक्चर्स ऑफ पॉलिटी then rest assured that you will be able to clear the पॉलिटी क्वेश्चंस वेरी इजीली। वो आपको कोई भी गलत नहीं होंगे, बस आपको समझना है फैक्चुअल तरीके से भी और एनालिटिकल तरीके से भी। एंड दीज लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल। वहां पे अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी और वहां पे आपको टॉपिक्स भी मेंशन्ड है उसी थंबनेल पे कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी के, उसके 2 लेक्चर्स थे। देन वी कवर्ड द फंडामेंटल राइट्स टॉपिक इन 4 लेक्चर्स, देन पार्लियामेंट इन 6 लेक्चर्स एंड नाउ वी आर डूइंग जुडिशरी टॉपिक। हमारा 1 लेक्चर हो चुका है, 2 लेक्चर हो चुके हैं एंड टुडे इज आवर 3rd लेक्चर ऑन इंडियन जुडिशरी। यहां पर हाई कोर्ट की बात करेंगे एंड साथ में सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात करेंगे, फिर हमारा जुडिशरी खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल गो टू अदर टॉपिक्स बिकॉज जो 3 टॉपिक्स हैं हमारे, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और हमारे जो स्टार्टिंग वाले बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी के 2 लेक्चर्स थे, वहां पे आपकी पूरी की पॉलिटी का एनालिसिस हो गया था, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवा दी गई थी। नाउ इन टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद कि भाई हमारा जो बाकी टॉपिक्स है जैसे प्रियम्बल, यूनियन एंड इट्स स्टेट, सिटीजनशिप, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, एग्जीक्यूटिव और स्टेट का भी और यूनियन का भी, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आती हैं और एक आता है सेंटर स्टेट रिलेशंस, इस और एक आता है इलेक्शंस का टॉपिक। इससे हमारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। बट जो हमारे स्टार्टिंग वाले 15 लेक्चर हैं ये आप अच्छे से देखें, यही कोर बनाते हैं किसका, पॉलिटी का। नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद जो हमारा टॉपिक हम करने जा रहे हैं, दैट इज इंडियन जुडिशरी में हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी। इसको हम करते हैं और मैंने आपको पहले भी बताया था इन लेक्चर्स को आप थोड़ा एक्टिवली देखते रहें, अपने नोट्स भी बनाते रहें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी। अब मुझे एक चीज बताएं, जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, हमने थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग पहले भी ले ली थी व्हेन वी वर डूइंग सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट। इन इंडियाज केस वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारे नीचे आती है लोअर जुडिशरी और उसके ऊपर आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों को बोल देते हैं हायर जुडिशरी। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिला के बन जाती हैं हायर जुडिशरी, और जो हमारे नीचे है लोअर जुडिशरी, इसको हम बोल देते हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी बोल देते हैं। और क्योंकि दोनों हमारे सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट हैं ये हायर जुडिशरी का पार्ट हैं, तो हाई कोर्ट इज नॉट अंडर द सुप्रीम कोर्ट। पहली बात ये समझ लें, ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द लोअर जुडिशरी को कौन कंट्रोल करता है, हाई कोर्ट, बट हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल नहीं करता है, ये समझ लें। कई पेपर में आ जाए कि हाई कोर्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, नो। हाँ, लोअर जुडिशरी इज कंट्रोल्ड बाय हाई कोर्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और एक और टर्म होती है, कंट्रोल अलग चीज होती है, सुपरविजन अलग चीज होती है। तो इफ आई टेल यू कि भाई सुप्रीम कोर्ट इन जो इसके नीचे दोनों सारे कोर्ट्स हैं उनको क्या करता है, वो सुपरवाइज करता है, तो बात सही हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज उसके नीचे जो भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट सुपरवाइज जो उसके नीचे कोर्ट्स हैं। सुपरविजन इज डिफरेंट थिंग और कंट्रोल इज डिफरेंट थिंग। बिकॉज इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है तो हमें पता है कि ये चीजें आपस में लिंक्ड हैं, लोअर, हायर और सुप्रीम। वैसे यूएस में ऐसा नहीं है, वहां पे अलग है, फेडरल कोर्ट अलग है और जो हमारी हाई कोर्ट है वहां पे स्टेट्स की कोर्ट्स अलग हैं और ये इनके काम भी अलग अलग हैं। ऐसे कोई इंटीग्रेटेड नहीं है वहां, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लोअर की हाई कोर्ट जाएगी। दिस इज अ इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो इन इंडिया वी फॉलो अ इंटीग्रेटेड सिस्टम, इसको नहीं भूलना है। अगर कोई भी स्टेटमेंट बनती है तो इस फंडे के बेसिस पे आप क्लियर कर सकते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है। और इन केस ऑफ यूएसए जो हमारा ये बाइफर्केशन है, ये अलग चीज है।
नाउ हम ये समझते हैं कि जो हाई कोर्ट का ओरिजिन है इंडियन कब कब हुआ। भाई जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने पहले जो चीज बनाई वो थी हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं बना है, पहले बना है हाई कोर्ट। और वही जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, आप पढ़ते होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे एक्ट्स आए थे, चार्टर एक्ट्स आए थे, 1773 से स्टार्ट हुए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 में पहली बार हाई कोर्ट बनने स्टार्ट हुए। एंड द फर्स्ट हाई कोर्ट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड वाज कलकत्ता हाई कोर्ट। और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट भी बना। तो पहले हाई कोर्ट कौन सा बना? कलकत्ता। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट भी बना, और उसके बाद हमें पता है कि जो इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट है वो है मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। और उसके बाद जो बना था लेटर 1862 के बाद वो बना था इलाहाबाद हाई कोर्ट। पर आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हाई कोर्ट कौन सा बना और कौन से एक्ट के अंदर बना, 1862। इनका नामकरण चेंज हो गया था फिर बाद में जब हमारा संविधान फोर्स में आया इन 1950, पर तब तक ये ऐसे ही चलते रहे। तो 1950 में ये इनका हाई कोर्ट, हमें इनको का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ढांचा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 1950 में फोर्स में आ गया। पर ये बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इन हाई कोर्ट्स का। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, जो आपको समझनी भी है, कि पहले ये बोला गया था इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर शुड बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था देयर शुड बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। इसका मतलब ये भी निकलता है कि हर स्टेट का अपना क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। पर हमने बाद में संविधान में अमेंडमेंट की, एंड दैट अमेंडमेंट वाज 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब जब हमने एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, फिर बोला कि देयर कैन बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के लिए अलग हाई कोर्ट होना चाहिए। देयर कैन बी एन इंडिपेंडेंट, कैन बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 स्टेट्स। जैसे कई बार होता भी है, बहुत सारी यूटीज हैं, जैसे दिल्ली यूटी है, उसका अपना हाई कोर्ट है, अपना अलग से हाई कोर्ट है। बट बहुत सारी बाकी यूटीज हैं, उनका हाई कोर्ट कोई स्टेट का हाई कोर्ट ही है जो उसका काम कर रहा है। तो ये काम हुआ हमने जब अमेंडमेंट की, दैट इज 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे ये सारी चीजें चेंज होनी स्टार्ट हुई। उससे पहले ऐसा नहीं था। और ये चीज समझने में बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली आ सकता है कौन सी अमेंडमेंट से ये चीज चेंज की गई कि देयर कैन बी अ कॉमन हाई कोर्ट आल्सो। तो वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉमन हाई कोर्ट। तो ये क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है अमेंडमेंट्स पे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने आपको यहां पे बता दिया है। अब क्वेश्चन आता है जो हाई कोर्ट्स हैं, अब ये कॉमन भी हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं भी। और एक फैक्ट ये भी है कि ओनली दिल्ली इज अ यूटी जिसका अपना क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट है अलग से। बाकी यूटीज का स्टेट का हाई कोर्ट ही है, अंडमान का अलग से हाई कोर्ट नहीं है। तो उनका अलग, उनका स्टेट का हाई कोर्ट है जो उनका काम करता है, ये आपको समझना है। और ये सारी कहानी हाई कोर्ट की जो हमारी पार्ट 6 में मेंशन है, ये पूरी हाई कोर्ट की कहानी पार्ट 6 में मेंशन है, फ्रॉम आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 237। तो पूरा का पूरा पहले हमने पढ़ा था पार्ट 5 में आता है वो, तो ये पार्ट 6 में है 214 टू 237 नहीं, 231। दीज आर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द हाई कोर्ट। ये आपको समझ लेना है। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि अगर फैक्चुअल पार्ट पूछ लिया तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट। भाई मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज, जो हाई कोर्ट हैं उसमें कितने जजेस होंगे ये कौन डिसाइड करता है? हमारे ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। ये नोट करके लिख लें, गवर्नर नहीं है, ना पार्लियामेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करनी है तो वो कौन करता था? भाई हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि इतने 8 होंगे जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद डिसाइड करना है तो पार्लियामेंट लॉ पास करके उन जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के केस में था। बट इन केस ऑफ हाई कोर्ट, डिपेंडिंग, सो सच नंबर ऑफ जजेस विल बी देयर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। तो वर्ड क्या है यहां पे? प्रेसिडेंट है। तो पहली बात तो ये यहां पे वर्ड क्या है? प्रेसिडेंट है। क्या नहीं है? गवर्नर नहीं है। ना क्या है? पार्लियामेंट है। पर वहां पे वर्ड क्या है? पार्लियामेंट है, ना कि कौन सा वर्ड है? प्रेसिडेंट वर्ड नहीं है। तो प्री में तो यही स्टेटमेंट आएगी जो आपको कंफ्यूज कर देगी कि द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर इंक्रीज्ड बाय पार्लियामेंट बट नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर इंक्रीज्ड बाय प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट है, आपको समझनी भी पड़ेंगी। क्योंकि आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? आपको ये भी पूछ लेते हैं कौन अपॉइंट करते हैं इनको। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है, आपको पेपर में डाउट आ सकता है कि हाई कोर्ट के जजेस को गवर्नर अपॉइंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट करेगा,
पर ऐसा नहीं है, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। वो तो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, जिसको लोअर जुडिशरी को कौन अपॉइंट करता है, उसको करता है गवर्नर। तो प्लीज मार्क दोज पॉइंट्स कि आपके ये पॉइंट्स गलत नहीं होने चाहिए। तो कई बार पॉलिटी में ये सिली मिस्टेक हो जाती है, पर ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये आपकी कंसेप्चुअल या फैक्चुअल एरर्स हैं जो आपको नहीं करनी है। अब ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जजेस। अब आती है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हमारे पास फर्स्ट जजेस केस हुआ था, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस। पर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस कैसे होता है? तो एक तो होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करना है, एक होता है आपको जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करने हैं। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करना है तो दिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट पर किसका कंसल्टेशन लेके? चीफ जस्टिस ऑफ दैट, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। तो प्रेसिडेंट सीजीआई का कंसल्टेशन लेगा, साथ में गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ऑफ कोर्स जब ये अपॉइंट कर रहे हैं, हमने बताया था कलीजियम आ गया है, तो यहां पे +2 क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? +2। हमने +2 किया था, फिर बाद में क्या किया था हमने थर्ड जजेस केस में? +4। तो कहने की बात क्या है कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करने थे तो +2 था, बाद में +4 हो गया था। पर जब हाई कोर्ट के करने तो यहां पे क्या था? कलीजियम +2। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए सेकंड जजेस केस में आया था सीजीआई +2, फिर आया था सीजीआई +4। बट ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए हैं। व्हेन इट कम्स टू हाई कोर्ट का जज, देन सीजीआई +2। बट व्हेन यू हैव टू अपॉइंट अदर जजेस, देन देयर इज अ 2 लेवल ऑफ कोलिजियम। एक स्टेट लेवल पे होता है चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट प्लस 4 जजेस will give the name to CGI +2 collegium that will go to president। तो ये 2 लेवल का क्या होता है? collegium होता है, president। तो when it comes to high court judges, the collegium is at 2 level। पहले हाई कोर्ट के लेवल पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 4 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस, फिर ऊपर जाता है सीजीआई +2 जजेस, फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास। ऑफ कोर्स हमें पता है कि यहां पे जो ये कोलिजियम है, इसकी चीजें क्या होती हैं? बाइंडिंग होती हैं ऑन द प्रेसिडेंट। पर हमने यहां देख लिया व्हेन सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, नॉट सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज टू बी अपॉइंटेड, देन प्रेसिडेंट प्लस सीजीआई +2 प्लस गवर्नर, देन फिर हमारा ये कोलिजियम एग्जिस्ट नहीं करता है इन केस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये आपको पता है पूरी कहानी, हाउ हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड। आया समझ में? एंड दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज मेंशन्ड इन द, ऑफ कोर्स, बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन थर्ड जजेस केस। संविधान में तो ये लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय टेकिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, और व्हेन अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैज टू बी अपॉइंटेड, देन द सीजीआई का परमिशन लेना है। और ऑफ कोर्स अपने +2 +4 किए हैं डिपेंडिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, वो है थर्ड जजेस केस जो हमने पढ़ लिया था। तो ये हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, जो कि बड़ा सिंपल है अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई जो क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं वो हाई कोर्ट के जज के लिए क्या है। तो आपको पहले बताया था कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, आपको उसके लिए कोई भी मिनिमम एज रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि एमपी के लिए होती है कि भाई 25 साल हो, प्रेसिडेंट के लिए होती है 30 इयर्स, पंचायत के लिए होती है 21। यहाँ मिनिमम एज कोई मेंशन नहीं है, बस एक चीज मेंशन है, 3 जो क्राइटेरिया वो मेंशन है। एक तो ये सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। थर्ड होना चाहिए दैट ही शुड बी ऑक्युपाइंग अ जुडिशियल ऑफिस फॉर मोर देन 10+ years, एंड प्लस ही शुड बी एन एडवोकेट फॉर 10+ years। तो जो हमारी 3 कंडीशन है वही है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड, ही शुड बी होल्डिंग एन जुडिशियल ऑफिस फॉर मोर देन 10 years, और ही कैन बी एन एडवोकेट, ऑफ कोर्स एडवोकेट ऑफ व्हाट? हाई कोर्ट फॉर 10 or more years, नॉट लोअर कोर्ट्स। ये भी लिख लें, ये कौन से एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 or more years। और इसके अलावा कोई मिनिमम एज मेंशन नहीं है, जो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। और सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि देयर इज नो प्रोविजन एज अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के केस में होता है। वहां एक प्रोविजन था, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई बंदा क्या है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, उसको भी तुम सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हो, बट दैट इज नॉट द केस इन केस ऑफ हाई कोर्ट। तो ओनली दीज 3 कंडीशन, सिटीजन ऑफ इंडिया, he should be occupying a judicial office for 10+ years, या he should be an advocate of high court for 10 or more years। So these 3 conditions are there for the qualification for the judge of high court, अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है। और फिर बात आती है, अगर हाई कोर्ट के जज की बात करनी है, उसे ओथ लेनी होती है। ओथ बिल्कुल सेम है
कि ओथ क्या होती है इनकी, वही कहानी है कि भाई आई विल बी अ फेथ एंड एलिजियंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल परफॉर्म माई ड्यूटीज फेथफुली विद अटमोस्ट नॉलेज, ये कहानी है पूरी नॉलेज। और एक कहानी थी आई विल बेसिकली द टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। और ये तीन जो हमारी थी, एक चौथी और है। तो ओथ में चार चीजें आती हैं। पहला तो बड़ा इंपॉर्टेंट है फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इंपॉर्टेंट इज टू अपहोल्ड द will do my duties faithfully up to my knowledge, and then the very important thing that can never be forgotten by the candidate is to prevent the sovereignty and territorial integrity of country। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं ओथ ऑफ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जज हो चाहे वो हाई कोर्ट जज हो। मैं इसलिए करवा रहा हूं, अगर आ गया पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ओथ टेकन बाय द हाई कोर्ट जज, then these 4 conditions are very very important। नाउ क्वेश्चन राइजेस कि टेन्योर ऑफ जजेस क्या होता है। तो अब आता है टेन्योर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो हम आपको सभी पता है उनका टेन्योर होता है जब तक वो कितनी उम्र का नहीं हो जाता है, 62 ईयर्स मैक्सिमम एज है। सुप्रीम कोर्ट के केस में कितनी थी, 65 ईयर्स। ये हाई कोर्ट के जज की बात है। और अगर मान लो वो पहले भी, अगर मान लो उसकी डेथ हो जाती है या वो पहले रेजिग्नेशन दे देता है या उसे रिमूव कर देते हैं, तब भी उसका टेन्योर खत्म हो जाता है। अब डेथ पे रेजिग्नेशन पे तो बात ठीक है, रिमूव कैसे होता है, द हाई कोर्ट जज इज रिमूव्ड इन अ सिमिलर मैनर दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे रिमूव होता था, देयर आर 2 ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वन इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड अदर वन इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो ये 2 कंडीशंस मेंशन है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और ये चीजें ऐसे नहीं है कि अपने आप हो जाएंगी। इससे होता क्या है, अगर आपको रिमूव करना है तो पहले इसकी रेजोल्यूशन को तुम लोकसभा में भी लेके आ सकते हो और राज्यसभा में भी लेके आ सकते हो। इफ यू वांना स्टार्ट द प्रोसेस इन लोकसभा देन यू नीड 100 मेंबर्स, एंड इफ यू वांना स्टार्ट द प्रोसेस इन राज्यसभा यू नीड 50 मेंबर्स। जिस भी हाउस में जाएगा, जो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो येस और नो एडमिट कर भी सकता है मोशन को या नहीं। अगर कर ली तो फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास होती है, पर उसको पास करने से पहले हमारी 3 मेंबर कमेटी बैठती है। और उस 3 कमेटी मेंबर्स में क्या होते हैं, आपके 3 बंदे होते हैं। एक होता है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक होता है कोई एमिनेंट जुडिस्ट। वो तीनों बैठते हैं और डिसाइड करते हैं। अगर वो बोल देते हैं हाँ, तो फिर लोकसभा में मेजोरिटी पास होती है, फिर वो सेम काम जाता है दूसरे हाउस में, डिपेंडिंग अपॉन पहले लोकसभा में था या राज्यसभा में, उसके अकॉर्डिंगली दूसरे हाउस में जाएगा। फिर सेम सेशन में इसके रिमूवल के लिए सेम सेशन में इस काम होना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट क्या देता है, एसेंट देता है। तो ये सारा काम सेम सेशन में होना चाहिए, ये कंडीशन है। तभी जजेस को रिमूव करने के लिए जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, दैट इज बेसिकली अ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस नॉट मोर देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। बड़ी टफ होती है, ये सेम सेशन की कंडीशन है। दैट्स वाई आज तक कोई भी जज को रिमूव नहीं किया गया है। यही क्वेश्चन मार्क आता है कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करें। रिमूव इनको किया नहीं जा सकता है, तो कैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें। उसके लिए जजेस का अपना, जुडिशरी का अपना इन हाउस मैकेनिज्म है, उससे वो डील करते रहते हैं। पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है, तभी मेंस में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस इन इंडिया, बिकॉज वो अपॉइंट भी खुद ही कर रहे हैं अपने आप को कोलिजियम सिस्टम से, और उनको रिमूव करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। देन हाउ टू इंश्योर कि वो अपने कामों के लिए क्या हो, अकाउंटेबल हो। वो मेंस का क्वेश्चन आता है। पर हम प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अब ये हो गया रिमूवल। उसके बाद आते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ये कौन डिसाइड करता है, ऑफ कोर्स दैट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। कोई स्टेट की असेंबली डिसाइड नहीं करती है, कौन डिसाइड करती है, पार्लियामेंट। तो सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये कि डिसाइड तो पार्लियामेंट करता है, पर पे कौन करता है इनके सैलरीज और अलाउंसेस, पे बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। और वो भी उस पर क्या होता है, चार्ज्ड होता है। मतलब उस पे चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, मतलब उस पे कोई भी नेगेटिव उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसको अपने आप पास मान लिया जाता है। पर व्हेन इट कम टू पेंशंस ऑफ द हाई कोर्ट जज, देन दीज आर चार्ज्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट इज टू चार्ज्ड अपॉन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी, अलाउंसेस, पेंशंस आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट,
But when it comes to payment, then salaries and allowances are paid from the consolidated fund of state and that too charged upon. And when it comes to pensions, it is consolidated fund of India and that too is charged upon. मतलब आपको अप्रूवल नहीं चाहिए होता है किसका, पार्लियामेंट का, वो वैसे ही पास मान लिया जाता है, बिकॉज आपको पता है ये कहानी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए है कि पार्लियामेंट उनकी सैलरीज को रोक ना सके और वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि व्हाट आर द प्रोविजंस टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उनमें वही होता है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, उनका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, जजेस अपॉइंट कर रहे हैं, उनकी सैलरीज चार्ज्ड अपॉन है, बैन ऑन प्रैक्टिस होता है। ये सारी कहानी उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करती है कि भाई वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाए और उनकी जो सर्विस कंडीशन को डिग्रेड नहीं किया जा सकता है एक बार आने के बाद। दीज आर ऑल द कंडीशंस जो उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। और आपको ये भी पता है कि जब हम हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर की बात करते हैं, हम वो आज भी देख लेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं इंडिपेंडेंस को लेके, एक बार रिवाइज कर लेंगे 2 मिनट में क्या ही होता है उसमें। पर आपको पहले करवा दिया है मैंने लास्ट लेक्चर में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेके। वो जुडिशरी में दोनों आती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, इसको हम देख लेते हैं अभी। पर पहले आता है ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। अब कौन ट्रांसफर करता है हाई कोर्ट जजेस को, तो आपको पता होना चाहिए दिस ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस डन बाय द सेम कलीजियम। कलीजियम कौन सा, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस जो हमारे क्या होते हैं 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ये कहानी बताते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, उसके बेसिस पे ट्रांसफर होती है। और जज की विश के अगेंस्ट भी ट्रांसफर हो सकती है, ऐसा नहीं है जज माने तभी ट्रांसफर होगी। किसी को भी दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद भेजना है इलाहाबाद भेज दें, और मान लो इलाहाबाद से कहाँ भेजना है, तमिलनाडु चेन्नई भेजना है चेन्नई भेज दें, जैसे आपका मन है वैसे करें, बस वो कलीजियम डिसाइड करेगा। CGI + 2 मेंबर्स, ये आपको याद रखना है। नाउ उसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोविजन हैं टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसमें पहला आता है, आपको पहले ही बताया था, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। मैं एक बार और लिख देता हूं कि जो उनकी अपॉइंटमेंट है वो जजेस खुद करते हैं, तो किसी भी और ऑर्गन का से नहीं है, उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर हो जाती है। बस बात ये आती है इंडिपेंडेंस तो हो गई है इंश्योर, अकाउंटेबिलिटी का क्या करें। मेंस में आता है कि अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस आर द 2 sides of the same coin, then how to ensure accountability of judges if we provide them a utmost या extreme type of independence। क्योंकि इंडिया ही अकेली कंट्री है यहाँ पे जजेस अपॉइंट themselves, और कोई कंट्री नहीं है। बाकी कंट्रीज में दूसरे ऑर्गन का से होता ही होता है। एक होता है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, एक होता है जो उनका सारा कुछ होता है वो कहाँ होता है, चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द किसकी बात हो रही है, वो आपको बता दिया है। एक होता है बैन ऑन प्रैक्टिस, और दूसरा होता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इनका टेन्योर है 65 साल और 62 साल। उससे पहले अगर वो गलत काम करते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तब हटा सकते हैं, वैसे नहीं हटा सकते हैं। और जजेस की जो भी जजेस को लेके डिस्कशन नहीं होगी किसमें, पार्लियामेंट में। जजमेंट को लेके हो सकती है, जजेस को लेके नहीं होगी, अनलेस और अनटिल उसकी रिमूवल की बात हो रही है, टेन्योर की सिक्योरिटी है। और उसके बाद क्या होती है, उनकी सर्विस कंडीशन को डिग्रेड नहीं किया जा सकता है, सर्विस कंडीशन को कम नहीं किया जा सकता है। तो दीज आर द 6 कोर पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, ये आपको नहीं भूलने हैं। और एक होता है भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स ओन स्टाफ। स्टाफ को अपॉइंटमेंट करोगे, वो ऐसा नहीं है एग्जीक्यूटिव कर रहा है, स्टाफ अपॉइंटमेंट इज डन बाय द जुडिशरी इटसेल्फ। और एक होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आपके जजेस पे जजमेंट में अगर कोई कोर्ट है वो जजमेंट डिलीवर करने में कोई भी परेशान नहीं कर रहा है बंदा बाहर का, तो उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के उन पे मुकदमा चलेगा। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली काम करें, अगर कोई काम करने से रोक रहा है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं। ये हम आज भी पढ़ेंगे क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल कंटेम्प्ट होता है, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। हमने उस दिन देख लिया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी क्या प्रोवाइड करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। पर क्या होते हैं सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये हम आगे देखेंगे। यहां तक क्लियर है। नाउ लेट्स डू अबाउट द वन मोर थिंग। जब हम उस दिन पढ़ा था ना एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड जजेस, एडहॉक जजेस इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वैसे हाई कोर्ट के केस में भी कहानी होती है। एक होती है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वैसे एक आती है हमारी एडहॉक, नहीं एक आती है हमारी एक्टिंग जज ऑफ एक्टिंग हाई कोर्ट जज। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, एक है एक्टिंग हाई कोर्ट जज। एक आते हैं हमारे रिटायर्ड जजेस, एक आते हैं हमारे रिटायर्ड जजेस। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें समझना है कि यहाँ पे वहां पे रिटायर्ड जजेस थे, वहां पे एक्टिंग जज थे। यहाँ पे एक और टर्म है दैट इज एडिशनल जजेस, वहां पे एडिशनल जजेस नहीं थे, वहां पे
एड हॉक जजेस थे, तो एडिशनल हाई कोर्ट जजेस। तो ये तभी मैंने लास्ट में लिखवाया है बिकॉज दैट दिस इज नॉट द केस व्हेन इट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या होते हैं चारों जजेस, कब अपॉइंट किए जाते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनका काम होता है, इसको समझ लेते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट, एंड देन एडिशनल हाई कोर्ट जज एंड रिटायर्ड जजेस। अब इसको समझते हैं क्या है। अब मुझे एक चीज बताएं, जब एक्टिव चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है, अगर कोई चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का काम नहीं कर पा रहा है, मान लो वो वैकेंसी आ गया उसके ऑफिस में, या वो एब्सेंट है, या वो काम ही नहीं कर पा रहा है, परफॉर्म इट्स ड्यूटीज, एब्सेंट भी नहीं है, वेकेंट भी नहीं है, पर अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो हमें क्या भाई, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो चाहिए होगा ना। तो ये पावर दी गई है किसको, द प्रेसिडेंट, या द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज अ एक्टिंग जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो कोई भी हाई कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना सकता है, कौन, प्रेसिडेंट। तो किन कंडीशंस में, इन कंडीशंस में। अगर ये तीनों कंडीशंस हैं तो फिर किसी भी जज ऑफ हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना सकते हैं। कौन बनाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वर्ड इज इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये 3 कंडीशन में बन सकता है। उसके बाद आता है एडिशनल एंड एक्टिंग हाई कोर्ट जजेस। अब भाई एक होता है एडिशनल जजेस। भाई तुम्हारे हाई कोर्ट में काम बहुत पेंडिंग पड़ा है, पुराना एरियर पेंडिंग वर्क पड़ा है बहुत देर का, यहां पे उस हाई कोर्ट पे बर्डन बढ़ गया है, मतलब फ्लो ऑफ केसेस बढ़ गया है। हुआ ना कुछ ऐसा, किसी हाई कोर्ट में इनपुट ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, यहां पेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, पहला काम बहुत पेंडिंग पड़ा है। तो इफ देयर इज अ टेम्परेरी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ द हाउस, और सेकंड कंडीशन इज इफ देयर इज एनी पेंडिंग एरियर्स ऑफ वर्क इन द हाई कोर्ट, then the president can appoint a person as a additional judge of a high court for a temporary period not more than 2 years। तो वो किसी भी इंसान को, of course that person should be qualified to become a high court judge। वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। तो उस पर्सन को 2 साल से कम हम एडिशनल हाई कोर्ट जज बना सकते हैं। कौन बनाता है, सारी कहानी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पे बीच बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहा था सुप्रीम कोर्ट में, यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं आ रहा है। कौन कर रहा सारा काम, प्रेसिडेंट। तो एडिशनल जजेस, अगर 2 कंडीशंस हैं, कहीं पे काम बढ़ गया है, टेम्परेरी काम बढ़ गया है, यहाँ पहला काम बहुत पेंडिंग पड़ा है, तो उसको निपटाने के लिए प्रेसिडेंट किसी इंसान को 2 साल से कम के लिए एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट बना सकता है, प्रोवाइडेड दैट पर्सन इज qualified to become the judge of high court। This is a provision for the additional judge। अब the president can also appoint somebody as a acting judge of high court। ठीक है, acting judge, सॉरी एडिशनल था वो, हाँ वो एक्टिंग जज, यही था एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब ये भी कौन काम करता है, प्रेसिडेंट काम करता है। मान लो कोई हाई कोर्ट का जज है, उसको आपने क्या अपॉइंट कर दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कर सकते हो ना आप, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो उस जज का काम कौन करेगा, उसके लिए एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट होगा। तो अगर कोई जज है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, कोई एब्सेंस है मान लो वो, या कोई और रीजन है, या फिर वो टेम्परेरी क्या एक्ट कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है अभी, या फिर वो जज अपना काम नहीं कर पा रहा है फॉर, मान लो वो एब्सेंट है, या फिर और रीजंस हैं, वेकेंट नहीं है, और रीजंस है। वेकेंट है तो फिर जज का अपॉइंटमेंट होगा, नई वैकेंसी भरेंगे। तो अगर कोई जज ये 2 कंडीशन के कारण काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम एक जज लेके आएंगे, एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको नहीं भूलनी है। तो दिस इज अ प्रोविजन फॉर द एक्टिंग जज। अ प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट व्हेन ऑफ जज ऑफ दैट हाई कोर्ट इज not able to perform his duty for these 2 reasons। और ये कब तक रहता है ऑफिस में, ये बंदा कब तक ऑफिस में रहेगा, जब तक वो जो जज है वो वापस आके अपना काम रिज्यूम नहीं कर देता। जब वो जज आके दोबारा अपना काम रिज्यूम कर देगा, तब वो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट है वो अपना पोजीशन लूज कर देगा। और ऑफ कोर्स कंडीशन तो यही है कि ये बंदा भी 62 साल से ज्यादा 62 साल से ज्यादा एज तक काम नहीं कर सकता है। ये लिमिट है, 62 साल तक करना है। कब तक, जब तक वो जज जो है जिसकी बेसिस पे हमने ये अपॉइंट किया है बंदा, वो अपना काम रिज्यूम नहीं कर देता है। दिस इज एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट।
और वैसे ही था एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट। कंडीशन अलग अलग है, यहाँ पे कंडीशन है कि पेंडेंसी बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है। यहाँ पे कंडीशन है जज काम नहीं कर पा रहा है, और वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट काम नहीं कर पा रहा था, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोला था। अब लास्ट क्या आ रहा था, हमने देखा था रिटायर्ड जजेस। ये देख लें लास्ट वाला, रिटायर्ड जजेस क्या होते हैं। अब इसके लिए कंडीशन मेंशन नहीं है रिटायर्ड जजेस के केस में, बट हाँ ये पक्का पता है कि जब रिटायर्ड जजेस को आपको अपॉइंट करना है तो ऑफ कोर्स आपको चाहिए होंगे मोर जजेस। कंडीशन मेंशन नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करेगा अपॉइंट। ऑफ कोर्स किसके कहने पे, किसके एसेंट से, प्रेसिडेंट का एसेंट लेना पड़ेगा। करेगा कौन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑफ कोर्स बाय टेकिंग द एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट एंड प्लस द पर्सन दैट इज टू बी अपॉइंटेड। जो रिटायर्ड जजेस हैं वो, उनका भी पर्सन टू बी अपॉइंटेड से भी परमिशन लेना पड़ेगा। तो कोई भी जो रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट है या एनी अदर हाई कोर्ट, वो उसको हाई कोर्ट का जज के लिए बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड ये कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो कोई भी रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट है उसको आपको हाई कोर्ट का जज बनाना है, तो आप बना सकते हैं इस प्रोविजन के अंदर, पर ये कंडीशन मैच करनी चाहिए। प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, उस रिटायर्ड जज से पूछना पड़ेगा, तभी चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट कर सकता है। अब बस जो हमने पढ़ी हैं चीजें, इसमें ये चीजें याद रखनी है, कौन कर सकता है, किसको कर सकता है, किसका एसेंट लेना पड़ेगा, और किन कंडीशंस में कर सकता है, और कितनी देर तक कर सकता है। तो घर पे जाके ये चार्ट बना के लिख लें, कंपेयर कर लें सुप्रीम कोर्ट का केस और हाई कोर्ट का केस। यहां पे भी था एक्टिंग, एड हॉक और रिटायर्ड, यहां पे भी है एक्टिंग, एडिशनल, फिर एक्टिंग जज, वहां पे चीफ जस्टिस था ऊपर, और फिर रिटायर्ड। और इनको ऐसे लिख लें ग्राफ बना, ऐसे चार्ट बना के, ताकि आपके इन 5 पिलर्स में ये सारे कवर हो जाएं, ताकि पेपर में डाउट ना आए। एक बार यूपीएससी में आया था तो बच्चों से हो नहीं पाया था, बिकॉज बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है या चीफ जस्टिस, कौन सी कंडीशन पे करता है, कितने टाइम के लिए करता है, और ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बता दी है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो हमने करनी है हाई कोर्ट में, दैट इज कि भाई जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये चीज नहीं पढ़ाई तो यहां पे पढ़ लेते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या होता है, बाकी कोई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर बेसिकली हायर जुडिशरी, एंड दीज टू कोर्ट्स आर बेसिकली अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है, एक तो जो भी इन कोर्ट्स में बोला गया है वो परपेचुइटी तक उसकी जजमेंट्स की वैलिडिटी रहती है। किसी भी जज ने कोई जजमेंट दी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, उस जजमेंट को तुम कहीं भी रेफर कर सकते हो एज अ प्रूफ, एंड दिस जजमेंट कैन रिमेन फॉर परपेचुइटी एंड कैन बी यूज एज अ प्रूफ, एज अ लॉजिक इन जजमेंट्स। उनकी वैलिडिटी हमेशा रहती है। सेकेंड, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये अपने आप इनके पास पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। ये पावर लोअर जुडिशरी के पास नहीं है, इट इज ओनली विद द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि इनके पास 2 पावर है, तभी बोलते हैं इनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो इनकी सारी जजमेंट को संभाल के रखा जाता है, बिकॉज उनकी वैलिडिटी है परपेचुइटी तक, उनको माना जाता है परपेचुइटी तक। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो इनकी अपने आप के कंटेम्प्ट के लिए लोगों को पनिशमेंट दे सकते हैं। ये आपको बड़ा समझ में आना चाहिए। एक होती है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और इसको समझ लेते हैं क्या होता है सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को यू कैन डिवाइड इन contempt of court. You can divide that contempt of court in 2 types. One is civil contempt, other one is criminal contempt. इसको अच्छे से समझ लो। क्यों है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर भाई? सिंपल रीजन है, क्योंकि जो हमारे दोनों कोर्ट्स हैं क्या है, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके बाद हम हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी देख लेंगे, पर हम पहले देख लेते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तभी क्या है इनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है। अब आज सिविल कंटेम्प्ट में क्या क्या आता है। मान लो आपने किसी का जजमेंट का विलफुल डिसोबीडियंस किया, कोई जजमेंट दी, आपने उसको ओबे नहीं किया विलफुली, तो विलफुली डिसोबीडियंस इज कंसीडर्ड एज अ सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। या फिर इफ यू, मान लो आपने कोई ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग की, आपने कोर्ट को बोला कि भाई मैं जा रहा हूं कहीं, मुझे बेल दे दो, मैं वापस आ जाऊंगा, पर आप आए नहीं, तो दैट इज अ ब्रीच ऑफ योर
ब्रीच ऑफ स्टेटमेंट, ब्रीच ऑफ स्टेटमेंट, यहां जो आपने जज के साथ कमिटमेंट की थी, ब्रीच ऑफ कमिटमेंट विद द जुडिशरी, अगर आपको उसको कर रहे हैं, मतलब आप जुडिशरी की बात नहीं मान रहे हैं, जुडिशरी ने जो बोला आप उसको ओबे नहीं कर रहे हैं, जो आपने जुडिशरी को बोला था आप वो ओबे नहीं कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सिविल कंटेम्प्ट। समझ लें इसको, विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, या फिर इफ यू आर बेसिकली अ विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग, कमिटमेंट मींस यू आर गिवन अ अंडरटेकिंग कि भाई मैं बेल पे जा रहा हूं, ये कंडीशन फॉलो करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा इंडिया से, पर आप निकल गए, दैट इज सिविल कंटेम्प्ट। कहता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, इसमें क्या होता है, मान लो कोई प्रोसीडिंग चल रही है जुडिशरी की, आपने उसको क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, कोर्ट में काम चल रहा था, ओपन कोर्ट में जाके आपने हल्ला कर दिया, दैट इज यू आर बेसिकली अ काइंड ऑफ बेसिकली इंटरफेयरिंग इन द जुडिशियल प्रोसेस, जजमेंट देने से रोक रहे हैं, या फिर इंटरफेयर्स विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, या फिर इंटरफेयर्स ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। प्रोसीडिंग्स को नहीं, आप जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन को भी रोक रहे हैं। मान लो जज ने बोला कि इस बंदे को पकड़ के लेके आए और आपने धरना लगाना स्टार्ट कर दिया, जज की बात को आप फुलफिल नहीं करने दे रहे हैं पुलिस को, वहां पे भी क्या लगेगा आप पे, बिकॉज यू आर इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो भी आप पे क्या लग सकता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही है। और या फिर आपने जो कोई जुडिशरी है उसकी अथॉरिटी को स्कैंडलाइज कर दिया, द अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी, उसकी बेइज्जती करनी स्टार्ट कर दी, उसे क्या बोल देते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो कहने का मतलब सिविल कंटेम्प्ट है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। सिविल कंटेम्प्ट में आते हैं दो चीजें, इफ यू आर विलफुली डिसओबेइंग द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, ब्रीच ऑफ द अंडरटेकिंग दैट यू हैव गिवन टू द कोर्ट, दैट विल कम अंडर सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है ये तीन चीजें कि यू आर नॉट अलाउइंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स टू वर्क स्मूथली, आप डिसरप्ट कर रहे हैं उसको, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसको आप होने नहीं दे रहे हैं, उसमें डिसरप्शन लेके आ रहे हैं, या फिर जो आप कोई भी जो जुडिशरी है उसकी अथॉरिटी को स्कैंडलाइज कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं द अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी, क्योंकि इन तीनों से क्या हो रहा है, जस्टिस पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए हमने इसको दो में रखा है, सिविल और क्रिमिनल। यहाँ पे ऑफ कोर्स फाइन होता है, यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको क्या मिलती है, इंप्रिजनमेंट भी मिलती है। क्रिमिनल में इंप्रिजनमेंट होती है, सिविल में फाइन होता है, तो उस हिसाब से हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। कहाँ किया डिफाइन, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है उसके अंदर किया है। कैन पेपर में आता है कि ये जो पूरी क्लासिफिकेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में की है या एक्ट में की है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है उसमें किया हुआ है, पार्लियामेंट्री एक्ट में, ना कि संविधान में। ये तो पार्लियामेंट ने लॉ बना के किया है इन 1971, पूरी कहानी वहां पे लिखी हुई है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में। एक क्वेश्चन आता होता है कि बताएं कौन कौन सी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसको लेके ये है। अब आती है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। और जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे लोअर जुडिशरी का, आप ये देखें कि लोअर जुडिशरी जो है ना, ये हर स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। तो पेपर में लोअर जुडिशरी पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लोअर जुडिशरी कैसे कैसे डिवाइडेड है, कैसे जजेस अपॉइंट होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, वो पता होना चाहिए। उनके नामकरण हर स्टेट में अलग अलग है, उसका डिवीजन हर स्टेट में अलग अलग है, बिकॉज स्टेट पे वेरी करती है, बिकॉज स्टेट हैज अ पावर, स्टेट हाई कोर्ट हैज अ पावर एंड गवर्नर हैज अ पावर, एग्जीक्यूटिव हैज अ पावर टू ऑर्गेनाइज द जुडिशरी। तो हर स्टेट में वो ढांचा अलग है, कभी नहीं पूछेंगे वो आपसे, जैसे पंचायती राज पे नहीं पूछते हैं, हर स्टेट में अलग अलग है। हाँ, ब्रॉडर प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब पहले हम पढ़ते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। भाई पहली जो आती है जुरिस्डिक्शन वो सिंपल सी है, जो पहले भी थी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी। हाई हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ी थी, यहाँ पे भी है। बस बात यह है कि यहाँ पे ओरिजिनल किस सेंस में है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। एक तो आपको पता है कि अगर आपके क्या वॉलेट हो गए, फंडामेंटल राइट्स, या फिर अगर कोई ऐसा चीज है, डिवोर्स का मैटर है, डिवोर्स को लेके है, मैरिज को लेके है, इन मैटर्स में भी यू कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट। मतलब ओरिजिनल का मतलब होता है आप वहां डायरेक्टली जा सकते हैं। एक्सक्लूसिव होता है कि ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव मतलब वहां पे जा सकते हैं और सिर्फ वहीं पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी मैटर है, मान लो डिवोर्स है, मैरिज है, या कंपनी लॉ है, या फिर आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही है मान लो, तो ये सारी चीजें आती हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। फंडामेंटल राइट्स को लेके है, इसको फंडामेंटल राइट्स को लेके ऑफ कोर्स ये रिट जुरिस्डिक्शन में आता है। हमने देखा था रिट इज पार्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो यहाँ पे रिट्स आ जाती हैं। या फिर जो भी आपको मान लो कोई केसेस हैं, वो आपको क्या करने हैं, केसेस टू बी
ट्रांसफर करना है केसेस को, कोई केस लोअर जुडिशरी से लोअर जुडिशरी में है, उसको आपको ट्रांसफर करना है, तो दिस ट्रांसफर्ड केसेस इज टू बी कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। वैसे एक आती है हमारी जुरिस्डिक्शन जो आपने यहीं पे पढ़ लिया है ऊपर फंडामेंटल राइट्स को लेके, उसे में एक और में डिवाइड कर देते हैं, वो क्या है, रिट जुरिस्डिक्शन। वैसी कहानी आती है एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। बस जो ये एपिलिएट होती है, इट इज इन द मैटर्स ऑफ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स। सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स के केस में क्या है, उनकी एपिलिएट जुरिस्डिक्शन अपील वाली है। ऑफ कोर्स ये लोअर से कहां जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाती है अपील, जैसे हाई कोर्ट से जाती है सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट के पावर है अपील की। वहां तीनों होती हैं, सिविल, क्रिमिनल और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ में आती है स्पेशल लीव पिटीशन। यहाँ पे स्पेशल लीव पिटीशन का ऑप्शन नहीं है, तो आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। एक आती है आपकी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, वो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइजरी का मतलब होता है, जो सुपरवाइजरी है मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो सुपरवाइज करता है सारी की सारी जुडिशरी को, पर जो हमारा हाई कोर्ट है वो अपने नीचे आने वाले कोई भी जो कोर्ट्स हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स हैं, उनको सुपरवाइज करता है कि भाई उनको जो रूल्स बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, किस फॉर्म में जजमेंट देनी है, पूरी कहानी कि कैसे वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, सुपरविजन वो करता है, कंट्रोल नहीं करता है। कंट्रोल इन द सेंस हाई कोर्ट कंट्रोल करता है अपनी लोअर सबऑर्डिनेट जुडिशरी को, पर सुपरवाइज करता है वो आने वाले अपने भी किसी भी लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को। सुपरविजन होता है तुम्हें उसको सुपरवाइज करना है कि वो कैसे कैसे काम करे। कंट्रोल होता है कि भाई उनकी जो पोस्टिंग्स हैं वो कैसे करनी है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे करना है, वो होती हैं कंट्रोल की बातें। उनको कोई उन पे कोई पोस्टिंग को लेके, ट्रांसफर को लेके, वो सारी कहानी कौन संभालता है, हाई कोर्ट। तो एक होती है कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन है, एक है सुपरवाइजरी। इन दोनों में फर्क होता है, वर्ड सुपरविजन और कंट्रोल में अलग अलग चीजें हैं, इनको समझना है। इसमें आप चीजों को कंट्रोल करते हैं, कैसे क्या क्या होगा। यहाँ पे सुपरवाइज करते हैं कि भाई चीजें कैसे कैसे होनी चाहिए। यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं आएगी, यहाँ रिमूवल नहीं आएगा, यहाँ कोई ट्रांसफर की बात नहीं होगी, यहाँ बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी बस कैसे कैसे काम होना चाहिए। और जब सुपरविजन होता है दोनों सेंस में होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है और जुडिशियल सुपरविजन भी होता है, कि जजमेंट जो जज दे रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ये सारी कहानी आती है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन में। तो जब को क्वेश्चन आए इनके पास सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, बिल्कुल है, तो इसमें जनरल रूल्स बनाते हैं भाई, फॉर्म्स बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं, कैसे एंट्री करनी है, क्या फी पेबल होगी, सब कुछ आता है यहाँ पे। कंट्रोल में सारी चीजें आती हैं कि जजेस को पोस्टिंग को लेके, प्रमोशन को लेके, लीव को लेके, और सब कुछ ये आता है। ऑफ कोर्स जब ये कर रहे होते हैं हाई कोर्ट, ये गवर्नर के साथ करते हैं, वह भी आगे देखेंगे हम पूरी कहानी कि कैसे करते हैं, लोअर जुडिशरी में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ओवर द लोअर जुडिशरी। तो आपको ये समझ में आ गया है पॉइंट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको इग्नोर भी नहीं करना कि इंडिया की लोअर जुडिशरी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, पर सुप्रीम कोर्ट पे हाई कोर्ट का कोई कंट्रोल नहीं है, इनका इन पे है। हाँ, सुपरविजन इसका भी है, इसका भी है, किस पे, पूरे के पूरे नीचे वाले कोर्ट्स पे। ये कहानी आपको नहीं भूलनी है, पेपर में आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोअर जुडिशरी। वहां पे जो हमने पढ़ी है ना हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, आपको ज्यादा नहीं पढ़नी है, आइडिया होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अच्छे से पढ़ी थी ना, सेम आइडिया इस पे लगा दें। पेपर में ये नहीं पूछने वाले कि बताओ जो हमारी एपिलिएट है वो एग्जैक्ट क्या है, पता होना चाहिए कि हाँ लोअर कोर्ट से अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में, सेम जहां पे सुप्रीम कोर्ट में होती थी, उसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। वहां पे भी सेम चीज होती है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इन पब्लिक इंपॉर्टेंस, उसी कंडीशंस पे होती हैं। लोअर जुडिशरी में देखते हैं क्या होता है। अब एक चीज समझें, लोअर जुडिशरी में एक होता है डिस्ट्रिक्ट जज, ये टॉप होता है किसी भी लोअर जुडिशरी का। टॉप जज क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है। अब जब ये दो तरह संभालता है चीजें, जो सिविल मैटर्स होते हैं या क्रिमिनल मैटर्स होते हैं। जो सिविल मैटर्स होते हैं, जब वो एक ही जज होता है, जब वो सिविल कैपेसिटी में काम कर रहा है उसे बोल देते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, जब वो क्रिमिनल कैपेसिटी में काम कर रहा है उसे बोल देते हैं सेशन जज। तो कहने का मतलब क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो टॉप पोजीशन होती है। जो एग्जाम होते हैं ना जुडिशरी के स्टेट लेवल पे, वो जो होते हैं वो लोअर जुडिशरी के होते हैं, इससे भी नीचे होते हैं। वो बंदे ऊपर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज पे, वो तो वैसे ही मजिस्ट्रेट्स होते हैं, सीजी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो अलग अलग पोजीशंस हैं। पर टॉप पे कौन है, डिस्ट्रिक्ट जज। वो डिस्ट्रिक्ट जज एक ही बंदा है, पर व्हेन दैट पर्सन इज एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ सिविल मैटर्स, उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। व्हेन द सेम पर्सन इज एक्टिंग इन अ क्रिमिनल कैपेसिटी, दैट पर्सन इज कॉल्ड सेशन जज। और हमारा कोर्स दो में डिवाइडेड है, सिविल और क्रिमिनल में, ये आपको समझना है। जो एग्जाम्स होते हैं वो अलग लेवल के होते हैं, वो नीचे वाले इससे भी नीचे आते हैं, उसके एग्जाम्स होते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करें
तो सिविल को आप डिवाइड कर सकते हो सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, इसके नीचे क्या होता है सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, या उसके भी नीचे होता है एक मुंसिफ कोर्ट। ऑफ कोर्स सभी में नाम अलग अलग होगा, पर ब्रॉड लेवल पे डिवाइड कर रहे हैं कि सिविल में भी ऐसे 3 लेवल की क्लासिफिकेशन है। क्रिमिनल में क्या है, टॉप पे आ गया डिस्ट्रिक्ट जज, उसके नीचे आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर आता है नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो यहां इसके एग्जाम होते हैं, इन 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 लेवल पे एग्जाम होते हैं, वो आगे जाके प्रमोट हो के क्या जाते हैं, ऊपर जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज टॉप पोजीशन है, उसके बाद बाकी सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात होती है, ये आपको समझना है। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन है लोअर जुडिशरी की। अब बात आती है कि जो ये लोअर जुडिशरी है, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज कैसे अपॉइंट होता है, या जो बाकी जजेस नीचे हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, बस इतना पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जजेस या सबऑर्डिनेट जजेस। तो आपको पता है जो सबऑर्डिनेट जजेस हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द, ऑफ कोर्स कौन अपॉइंट करेंगे इसको, प्रेसिडेंट या गवर्नर, तो ऑफ कोर्स इसको गवर्नर अपॉइंट करेगा, ये आपको नहीं भूलना है। पर गवर्नर अकेला तो करता नहीं है, तो द गवर्नर इज अपॉइंट्स दोस जजेस बट विद द कंसल्टेशन, तो विद द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्लस स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है। तो अगर पंजाब में सबऑर्डिनेट जजेस अपॉइंट करने हैं तो गवर्नर करेगा, पर गवर्नर बोलता है, इन दोनों को बोलता है कि तुम एग्जाम लो, तुम इंटरव्यू लो, फिर तुम मुझे बताओ, फिर मैं अपॉइंट कर दूंगा। अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर, किनके साथ मिलके, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे सिविल सर्वेंट्स आर अपॉइंटेड बाय, आईएएस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स आफ्टर द एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। यूपीएससी बोलती है कि भाई हमने एग्जाम लिया, हमें लगता है ये बच्चे हैं, ये रैंकिंग है, अब आप उनको अपॉइंट कर दो। यूपीएससी सिर्फ एग्जाम लेती है, अपॉइंट नहीं करती है। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करता है, प्रेसिडेंट बात सही है, आपने एग्जाम फेयर मैंने में लिया है, अब उस बेसिस पे अपॉइंट कर देता हूं। सेम कहानी यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करता है आफ्टर द कंसल्टेशन विद एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, प्लस द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। बट when it comes to district judges, how they are appointed, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कौन से अपॉइंट किए अभी, ये जो एग्जाम से होते हैं वो सबऑर्डिनेट जजेस होते हैं, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस। ये कौन है, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस को छोड़ के जो भी जजेस हैं वो कौन से हैं, सबऑर्डिनेट जजेस। वही आपने पढ़ा है कौन सा, जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, या मुंसिफ कोर्ट है, या जो हमने सिविल में एक और पढ़ा है सेकंड ईयर पे, सिविल डिविजनल जो हमारी कोर्ट है। तो सिविल डिविजनल जज कोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके तो पता लग गया आपको, पेपर होते हैं नीचे वाले के, इसका क्या होता है इसको देखते हैं कि इनका क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस हाउ दे आर अपॉइंटेड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हाउ डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड। इनके लिए एग्जाम नहीं होता है, इनके लिए क्वालिफिकेशन है, तो इनके लिए एग्जाम नहीं होता है। ऑफ कोर्स इनको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर, पर कुछ कंडीशंस मैच करनी चाहिए। तो इन कंडीशंस को लिख लो, कौन कौन सी कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ही शुड नॉट डायरेक्टली बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। ये बंदा जो भी अपॉइंट होगा वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में नहीं होना चाहिए, फिर तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो पाएगा तो इशू हो जाएगा। ही शुड हैव बीन एडवोकेट फॉर 7 years, he should be an advocate for 7 years। और थर्ड इज हाई कोर्ट जो है उसका स्टेट का, वो रेकमेंड करे किसी बंदे को, वो ऑफ कोर्स नीचे से जो प्रमोशन होती है उसके बेसिस पे रेकमेंड कर देते हैं। इफ हाई कोर्ट रेकमेंड्स एंड ही शुड बी एन एडवोकेट और प्लीडर फॉर 7 years, ही शुड नॉट बी इन अ सर्विस। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ऑफ कोर्स गवर्नर ने अपॉइंट करना है इन कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, बट ये 3 क्वालिफिकेशन है। स्टेट की सर्विस में नहीं होना चाहिए, ना सेंटर की। एडवोकेट होना चाहिए 7 साल के लिए, वर्ड क्या है 7, पहले 10 था। और जो हाई कोर्ट है वो ऑफ द स्टेट रिकमेंड करता है किसको, गवर्नर को। तो गवर्नर अपॉइंट करता है इनको, इसके लिए एग्जाम नहीं होता है, इससे नीचे वालों के लिए एग्जाम होता है। इसके लिए ये क्वालिफिकेशंस मैच करनी चाहिए, इतना आपको आना चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है कि लोअर जुडिशरी में क्या क्या होता है। ब्रॉड आपको बता दिया कि लोअर जुडिशरी इज डिवाइडेड इनटू दीज 3 कंपोनेंट्स, अलग अलग सिविल और क्रिमिनल, और उसमें 2 हैं डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, एंड हाउ दीज आर अपॉइंटेड। काम खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, पेपर में कुछ नहीं आने वाला उसके अलावा। आया समझ में।
तो यहां हमारा जुडिशरी वाला काम खत्म हो जाता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द प्रियम्बल और देन वी विल गो इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, फिर आपका वो भी खत्म हो जाएगा। कोई डाउट है तो यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू सो मच।